हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री सबका लेक्चर नंबर 2। हमने स्टार्ट किया था बेसिक से। बेसिक में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, कैसे वेक्टर्स क्या होता है, क्या कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, कोलिनियर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक एनसीईआरटी सबसे कवर की थी। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, उसके बाद देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अगर वेक्टर्स का आता है तो वो यूनिट वेक्टर पे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी के 8 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के। आपको कुछ नहीं समझ आता है, टेलीग्राम पे जाके जब आप ग्रुप ओपन करते हो तो टेलीग्राम पे यहाँ पे ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे बॉटम पे आपको एक आइकन टाइप दिखता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास है टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो ये मतलब ये वैसे ही हैं सारे, जैसे आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, जैसे आपने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, वैसे ही टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हमारे पास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जीरो वेक्टर। देखो, अगर चाहो तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें, क्योंकि सारा कुछ लिखा हुआ है। बट स्टिल बच्चों को नहीं समझ आता है, कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे आता है, वो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर है अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। सबसे पहले मैंने आपको कल ये बताया था कि हमारे पास वेक्टर होता है। मान लो ये मेरे पास वेक्टर है, तो ये मैंने मान लिया कि ए पॉइंट है, ये मैंने मान लिया कि बी पॉइंट है, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट थी। मैंने आपको बोला था कि वेक्टर मतलब उसका कुछ इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होता है, उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे खत्म होता है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोल सकते हो। तो ये कुछ इसकी डायरेक्शन होती है। जीरो वेक्टर का मतलब ये हो गया कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही है, मतलब ए, मतलब पॉइंट मान लो। अब जब आपने पॉइंट मान लिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं है ना कोई, अब मैग्नीट्यूड ही नहीं है इसका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। मतलब इसको डिनोट कर सकते हैं जीरो के ऊपर ऐसा वेक्टर बना के। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन। जीरो वेक्टर की कोई एक डायरेक्शन डेफिनेट मतलब असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इट हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ही क्या है? जीरो है। और अल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि जीरो के आगे वेक्टर लगा है, मतलब इतना तो पता है कि डायरेक्शन तो होगी, क्योंकि इसका तो मतलब ही वही है कि इसकी डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड होगा कितना? जीरो। ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कितना होगा? जीरो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ए है तो ए वेक्टर, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी वेक्टर। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको नल मैट्रिसेस नल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे नल मैट्रिसेस के साथ नल सेट भी होता था, सिमिलरली यहाँ पे इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। सिमिलरली यूनिट वेक्टर का यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। आगे जाके आपको इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे और बहुत ज्यादा चीजें इसमें यूज होंगी यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिटी, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? 1 होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, ये चीज मैं आगे बढ़ाऊंगा, बट इतना आप फिलहाल अभी याद रखो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मतलब ये नहीं है, यहाँ से एक वेक्टर निकल के जा रहा है ऐसे। ठीक है, मान लो कि ऐसे है, ये मेरे पास ओ पॉइंट था, ओ से ए। अब सिमिलरली यहीं से कोई और अगर वेक्टर निकल रहा है, ऐसा मान लो ओ से बी, तो ए सेम इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है ना, मतलब ये भी यहाँ से निकल रहा था, ओ ए वाला भी ओ से निकल रहा था, ओ बी वाला भी यहाँ से निकल रहा था। तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए? को इनिशियल, मतलब इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ये कितने भी हो सकता है, मान लो यहाँ से एक और निकल के जा रहा है, तो तब भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ओ सी बोल लो। तो ये सारे क्या है मेरे पास? को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर का मैं आपको लास्ट टाइम ही बता चुका था। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर मतलब वो, वहां पे मैं ये बताया था कोलिनियर पॉइंट्स का। यहाँ पे है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, मैं जरा आपको ना एक वो करके एक पेज पे ही आगे बताता हूँ, एक सेकंड जरा रुको। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक लाइन है। ठीक है, ये कोई मैंने रैंडम लाइन बनाई है। अब मैं बात करता हूँ कि इस लाइन के पैरेलल मेरे पास एक ये वेक्टर है, इस लाइन के ही पैरेलल मेरे पास एक ये वेक्टर भी है, इसी लाइन के पैरेलल मेरे पास ये वेक्टर भी है, इसी लाइन के पैरेलल मेरे पास ये वेक्टर भी है। ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे वेक्टर, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, वेक्टर नंबर 4, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? इसके पैरेलल है। ये जो लाइन मैंने बनाई ना, इस लाइन के क्या है? पैरेलल। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी कि सेम होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा ये सारे के सारे क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। जैसे
आपके पास यहाँ पे बोला हुआ है क्या, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर किसी एक सेम लाइन के वो पैरेलल होंगे सारे के सारे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है एक का मैग्नीट्यूड 2 हो, दूसरे का 3 हो सकता है एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, एक हो सकता है एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा मत कर देना कि ये सर ऐसा हो गया, अब ये वाला जो वेक्टर है इसके पैरेलल नहीं है तो ये मैं नहीं बोल सकता कि कोलिनियर है, लेकिन बाकी जो मैंने ब्लू से बनाए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, तो कोलिनियर भी आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स है, आर सेड टू बी इक्वल, कब कहेंगे उनको, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। सबसे पहली कंडीशन याद करो, याद है कि आपको मैट्रिसेस की क्या कंडीशन थी, इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, जब उनका एक तो ऑर्डर सेम होता है 2x2 3x3 और उसका जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वल है। तो ये साथ साथ में आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या है, दो वेक्टर, एक तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल, उनकी मैग्नीट्यूड भी और उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करेगा कि उनका इनिशियल पॉइंट जो है वो कहाँ से है। मतलब मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे है, ये मेरे पास है मान लो एक वेक्टर ए, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है मान लो बी, ठीक है, क्या है मेरे पास दूसरा वेक्टर बी। अब अगर इनकी डायरेक्शन देखो, ये भी उस डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम है। अगर मैं बोल देता हूँ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैंने मान लिया कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2, अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। सपोज करो ए मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा था ना ईस्ट में, मैं मान लेता कि बी मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है वेस्ट में, चाहे मैग्नीट्यूड इसका 2 होता, क्योंकि डायरेक्शन इसकी वेस्ट हो गई तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते थे। समझ आ गया, आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, जब ये आएंगे इनके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब हो गया कि मतलब अगर मैं एक चीज ले रहा हूँ, जैसे एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ ए से बी इस तरफ, उसका नेगेटिव मतलब बी से ए, खत्म कहानी, इससे कुछ ज्यादा तो है नहीं। ए से बी को अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो बी से ए को मैं इस तरह से लिखूंगा कि ये माइनस टाइम होगा एक दूसरे का, ठीक है, उसका क्या होगा माइनस टाइम। नेगेटिव मतलब उसका ऑपोजिट, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं जम्मू से श्रीनगर जा रहा हूँ सपोज पहला, दूसरा मैं श्रीनगर से जम्मू आ रहा हूँ, तो मेरे पास ये दो वेक्टर बने, अब उसमें क्या है अपोजिट वेक्टर्स हैं, या फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर इसको मैं बोल सकता हूँ। तो बी ए जो है वो क्या होगा, माइनस टाइम्स होगा ए बी के। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। चलिए फिर ये समझ आ गया तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा एक क्वेश्चन से आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये, एक सेकंड जरा रुको, पहले तो एग्जांपल से चलते हैं। मुझे बोला गया है कि 10.5 एक फिगर दी गई है, ये मेरे पास 10.5 फिगर है, मुझे बोला गया है कि इसमें से मुझे क्या निकालो, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से। कोलिनियर मैंने अभी बताया जो एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर जो है और सी वेक्टर जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली डी वेक्टर जो है वो भी ए वेक्टर से, ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है कि नहीं। अब इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि डी वेक्टर नीचे जा रहा था, सी वेक्टर ऊपर जा रहे थे, तो इससे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये आपस में क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल। मान लो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब ए बी इसके पैरेलल है, सी बी इसके पैरेलल है, डी बी इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए सी और डी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर। इक्वल की बात करूंगा तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो डायरेक्शन किसकी सेम है, अगर मैं बात करूं ए की, क्योंकि ए कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और सी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोई भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बी जो है वो इस तरफ जा रहा है, डी जो है वो नीचे जा रहा है, तो ए और बी दोनों ही है मेरे पास, जो कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इनके सेम है। क्यों, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा देख पा रहे हो ना, ऑल्दो मैग्नीट्यूड दिया नहीं है लेकिन ये बराबर ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इक्वल वेक्टर्स हो गए। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। इनिशियल पॉइंट सेम मतलब यहाँ से मान लो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सी भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बी भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से डी भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों, ये तीनों मेरे पास क्या होंगे, वो इनिशियल वेक्टर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये तो आप कर ही सकते हो कि मतलब आप यहाँ से पता कर लो कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, ये आप पता कर सकते हो। जिनके साथ आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिनके साथ आपकी डायरेक्शन नहीं होगी वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब ये सिमिलरली यही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसी ये आपको करना है, ये आपके पास फिगर दी है, इसमें से आपको बताना है को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है, कोलिनियर होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। ऐसे पहला है को इनिशियल। को इनिशियल मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है। आप बोलोगे सर ये ए, ये बी, ये इनिशियल पॉइंट सेम, सर ये भी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम, सर यहाँ पे भी इनिशियल पॉइंट सेम। ये बेवकूफी नहीं करनी है, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ए कहाँ से स्टार्ट, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, अब जिस तरफ, एक सेकंड रुको जरा, जिस तरफ ये एरो निकल के जा रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट है। अब ये एरो यहाँ से निकल के जा रहा है इस तरफ, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। सिमिलरली इसका एरो यहाँ पे ऐसे निकल के जा रहा है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब ए और डी जो है इनके इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो अगर तो ये फाइनल पॉइंट है, ये ए के लिए फाइनल पॉइंट है और बी के लिए इनिशियल पॉइंट है, तो ये मैं नहीं बोल सकता। सिमिलरली ये बी के लिए फाइनल पॉइंट है और सी के लिए इनिशियल पॉइंट है, तो ये भी मैं नहीं बोल सकता।
यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, ये फाइनल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी मैं कोई इनिशियल नहीं बोल सकता, तो मैं यहीं पे पता कर सकता था सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया आपका ये गोला था। तो ए और डी क्या है मेरे पास, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। इतना समझ आ गया आपको। दूसरा आपको पूछा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब मैं ये मिटा दूं क्या, अब मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा भी तो समझाना है आगे। अब पहले सबसे पहले डायरेक्शन देखो सेम किसकी, आपको यहाँ पे दिख रहा है बी की डायरेक्शन भी नीचे है, डी की डायरेक्शन भी नीचे है, तो बी और डी क्या हो सकते हैं मेरे पास, बी और डी मेरे पास इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि फिगर में मुझे क्या बोला गया है कि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब सब साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। सिमिलरली मैं ए और सी को नहीं बोल सकता था क्योंकि ए इस डायरेक्शन में है, सी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शन ही उल्टी है। जब डायरेक्शन ही उल्टी है तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन भी सेम होंगी और आपका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। कहाँ गया, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इनिशियल पॉइंट सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आगे देखो, कोलिनियर बोला है बट इक्वल नहीं होने चाहिए। कोलिनियर है बट इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब कोलिनियर के लिए मैंने क्या बोला था कि एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको ये तो पता चल चुका है, पहले सेकंड पार्ट में आपको पता चल चुका है कि बी और डी जो है वो क्या है, इक्वल। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे बोला है कि इक्वल नहीं होने चाहिए। अब इक्वल नहीं होने चाहिए मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर ए और सी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की, ए देखा उसके पैरेलल है, बी देखा उसके पैरेलल है, फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में है, फर्क पड़ता है क्या, नहीं। कोलिनियर में ये फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है, कोलिनियर में ये फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड क्या है, कोलिनियर में ये फर्क पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर लाइन के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए एंड सी इसका आंसर आएगा। इसका आएगा बी और डी, को इनिशियल का आएगा ए एंड डी। आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा। अब आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये तो आपको करना पड़ेगा। देखो आप सारा कुछ अब मेरे से एक्सपेक्ट करोगे, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आपको देना पड़ेगा अपना 30%, मैं दूंगा अपना 70%, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आपका रहा होमवर्क। हाँ, कुछ नहीं समझ आता तो आपके पास, आपको देखो मेरे पास तो जितना वक्त है आपको क्या करना, सबसे पहले सोल्यूशन चेक करना है। आप चेक कर सकते हो ना, आप देखो सर्च करो एक्सरसाइज 10.1 क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा सॉल्यूशंस, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर आपको देख के पता चल जाता है एक बार कि हाँ, अगर आपको देख के पता चल गया कि ए और माइनस ए जो है वो कोलिनियर होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोलिनियर में हमको ए और माइनस ए का मतलब कि ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ए माइनस ए जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब आपको ये कोलिनियर की डेफिनेशन अगर पता है, आपको पता है कि भैया कोलिनियर क्या होता है, कि उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। अब आपको अगर नहीं समझ आया, मान लो आपको देख के समझ आ गया कि हाँ यार ये तो समझ मुझे आ गया कि ये पैरेलल होने चाहिए थे, डायरेक्शन और ये अपोजिट, मतलब फर्क नहीं पड़ता, हाँ मुझे देख के समझ आ गया कि ये ट्रू होने वाला है। अगर आपको देख के समझ आ गया तब भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो फिर आपके पास टेलीग्राम है, फिर आपके पास इंस्टाग्राम है, आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह पूछ सकते हो। ऑल तो पहले भी पूछ सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि पहले आप एक बार खुद सर्च करोगे ना, खुद आपका दिमाग थोड़ा सा सोचेगा, चलेगा, उसमें आपका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा और आपका मतलब सही से वो चीज़ें आपको और क्लियर हो पाएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, जोर ज़बरदस्ती कभी मैं की नहीं और करूँगा भी नहीं। नेक्स्ट है आपके पास अगला एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगला 1 या 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा इसमें देना ही नहीं है। इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है। 2 तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। एक है मेरे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, एक मेरे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। बस ये 2 तरीके हैं जिससे हम लोग इसको ऐड करते हैं। सर क्या सिंपली ऐड नहीं कर सकते क्या? सर मेरे पास एक ही वेक्टर मैं मान लिया ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास को ये दिया है, क्या सिंपली ऐड नहीं कर सकते क्या सर इसको? देखो अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, तब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि डायरेक्टली ऐड कैसे करते हैं। मतलब इनका मतलब यही है सिर्फ कि 2 साइड्स अगर मुझे दी हैं तो तीसरी साइड अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा हूँ, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको प्लस इसको ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए मेरे पास, ये तीसरा वेक्टर आना चाहिए। अब ऐड करने का तरीका मेरे पास क्या था, क्योंकि मुझे तो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकता, तो मतलब डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो ए सी के बराबर आना चाहिए। बस हो गया खत्म आपकी बात। मतलब ए सी के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ए सी अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ए बी और बी सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ए बी और बी सी को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, जैसे ए बी है और बी सी को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी वेक्टर आ जाएगा। अब ऐड कैसे करना है, ऐड करने का वही तरीका, क्या, डिस्टेंस निकालो ए बी का, डिस्टेंस निकालो बी सी का, दोनों को कर दो ऐड, बस आ गया आपके पास ए सी वेक्टर, खत्म हो गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट एक चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक चीज का ध्यान बस, कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो ये ए से बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड दोबारा लिखने दो मुझे,
ए से बी अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज, ठीक है, वहीं से आगे ये बी से सी भी जाना चाहिए, उसी से मतलब जहां बी खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। इनका जो एडिशन आएगा, इन दोनों का एडिशन करके आएगा, वो भी ए से आएगा सी तक, ये याद रखना है बस आपको, इनको इनकी आपको डायरेक्शन याद रखनी है बस। कई बार आपको फिगर गलत बना के दे दी होगी और बोला गया क्या यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, वहां पे नहीं करेगा, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक जा रहे हैं। नाउ कंसीडर सिचुएशन दैट अ गर्ल मूव फ्रॉम ए टू बी, एक गर्ल है वो मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चल रही है, एंड देन वहीं से वो बी से सी तक चलती है, मतलब यहाँ से वो ए से बी तक चल दे रही थी, वहीं से वो बी से सी तक चल दे रही है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट उसने कितना कवर किया, तो जितना उसने ए से सी कवर किया होगा वही तो होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन वेक्टर, या फिर कुछ भी बोलो। तो इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। सिमिलरली इसी के साथ जब मैं क्या कर देता हूँ, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और ऐसे साइड ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, इसके पैरेलल में। सिमिलरली इसके पैरेलल में एक और साइड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गई, अब मेरे पास ये पैरेललोग्राम बन गई। ए बी के पैरेलल में मैंने ये साइड यहाँ पे ऐड कर दी, मान लो डी, डीसी ऐड कर दी। बीसी के पैरेलल में यहाँ पे मैंने एडी एक साइड मतलब पैरेलल ऐड कर दी, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, अब ये मेरे पास बन गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो बस ये भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये था मेरे पास पहला, ये ट्रायंगुलर लॉ, पहले ओ ए है मेरे पास वेक्टर, यहाँ से ए सी आया, इसका एडिशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ए और बी मिला के, अगर ये ए है ये बी है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए सी बन जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया था, ए सी के पैरेलल मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ओ बी बनाया था, तो अगर ये बी वेक्टर था तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आना था, सेम आना था। यहाँ पे मैंने ओ ए के पैरेलल यहाँ पे क्या बनाया था, बी सी बनाया था, तो इसका मतलब अगर ए वेक्टर है तो यहाँ पे भी क्या आना था, ए वेक्टर, इसलिए ये भी सेम हुआ। यहाँ से भी मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको किसको, ओ बी को बी सी से ऐड करूं तो आना क्या चाहिए मेरे पास, ओ सी आना चाहिए। मतलब बात एक ही है, चाहे तो इस ट्रायंगल को फॉलो करो, चाहे तो इस ट्रायंगल को फॉलो करो, बात तो वही है। बीच वाला वेक्टर क्या आने वाला है, ए प्लस बी आएगा। कई बार आपको ये भी पूछा जाएगा कि डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो जो ट्रायंगल का निकाल के आएगा वो पैरेललोग्राम का क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं किया। इसमें कुछ भी ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है कि मैं आपका 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट इसमें वेस्ट करूँ, नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अब हमारे पास कुछ बचती हैं प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, तब आपका सही वेक्टर जो है वो चैप्टर स्टार्ट होगा। प्रॉपर्टीज में क्या है, ए प्लस बी को ऐड करूंगा, बी प्लस ए के बराबर आएगा। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपकी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करूं या फिर बी को ए के साथ ऐड करूं, मतलब वही है, फर्क वही है, फर्क कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 वेक्टर लेता हूं ए बी सी, तो अगर मैं ए बी को पहले ऐड करूं, उसके साथ सी को ऐड करूं, या फिर मैं ए को बी और सी के साथ ऐड करूं, तो बात वही है। एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो ये भी वेक्टर में फॉलो की जाएगी। आपको पूछा ये जाएगा, आपको ये क्वेश्चन पता किस प्रकार से आएगा, आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग होगा, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि एसोसिएट प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि वेक्टर फॉलोज एसोसिएट प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स, ऐसा करके कुछ दे दिया जाएगा कि एसोसिएट प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है वेक्टर्स, और आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद किसी वेक्टर में 0 को ऐड करूं, 0 मतलब नल वेक्टर हो गया, बताया था ना मैंने आपको, नल वेक्टर 0 वेक्टर एक ही मतलब है। या फिर 0 को किसी वेक्टर में ऐड करूं, या फिर वेक्टर में 0 ऐड करूं, बात तो वही है, फर्क तो कुछ पड़ने नहीं वाला, वही वेक्टर रहेगा। तो इससे यहाँ पे 0 को मैं क्या बोलता हूँ, 0 वेक्टर को यहाँ पे बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसको ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एडिटिव आइडेंटिटी बोलूंगा वेक्टर एडिशन के लिए। कई बार आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर एडिशन, तो क्या होगा, वेक्टर 0 या फिर नल वेक्टर को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, तो डायरेक्टली बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्या मुझे ज्यादा सोचना है कि मतलब कोई भी वेक्टर होगा, क्योंकि मैंने अभी लिखना नहीं सिखाया आपको, वेक्टर आगे पढ़ेंगे, बट जो भी मेरे पास वेक्टर है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो सारा अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल से बात है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, मतलब इतना आपको कंफ्यूज करने के लिए।
इतना आसान था वेक्टर, आप लोगों को पता नहीं क्यों आप इतना मुश्किल लेके चलते हो। आप लोग मन में वो एक नैरेटिव बना लेते हो, वो सिचुएशन बना लेते हो कि यार ये तो चैप्टर मुश्किल है, वो बस उसी तरीके से फिर वो मुश्किल बनता जाता है आपके लिए। मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है, क्या ए वेक्टर है, जब मैंने इसको आधे से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, आधा हो गया भैया। ठीक है, जब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, आधा। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया। अब ये डायरेक्शन इस तरफ थी, अगर मैंने इसको माइनस लिख दिया तो डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, अगर मैंने माइनस ट्वाइस ऑफ ए लिख दिया तो डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी तरफ हो गई। बस खत्म कहानी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। एनसीईआरटी इसीलिए बोल रहा हूँ साथ साथ रखो, खासकर जो भी आप एग्जाम जो भी आप पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट अब जिस हिसाब से जेके एसएसबी का पैटर्न है, एनसीईआरटी अपने साथ साथ रखो, एनसीईआरटी से ही आपको बेसिक क्लियर होंगे। ठीक है, पढ़ते तो यही से थे ना पहले भी। ठीक है, अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सॉरी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी को जब मैं किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, 0। मान लो कि मेरे पास कुछ 2 है, ऐसा 2 वेक्टर तो नहीं होता ऐसे फिलहाल ऐसे मान लो 2, जब मैं 2 का नेगेटिव उसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बन कितना जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही जब मैं वेक्टर में क्या कर देता हूँ, उसका नेगेटिव उसमें ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 0। इसलिए इसको जो नेगेटिव है इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पे क्या बोला जाता था, 0 को क्या बोला जाता था, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली यहाँ पे -a को क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स। कई बार आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा, आपको वेक्टर दे दिया जाएगा कि ए वेक्टर मेरे पास कुछ ये है, ठीक है, कुछ भी होगा आगे, ए वेक्टर ये है, बोला जाएगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, बस, और कुछ नहीं करना होगा, इतना सा करना है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप क्या करोगे, कुछ भी कर लो, फिर तो नहीं हो सकती बातें, फिर तो नहीं हो सकती ये चीज़ें। ठीक है, समझ आ गया आपको, इतना समझ आया। तो इस पॉइंट को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी बताने वाला नहीं है, ये आगे बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। चलो ज़रा फिर आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ज़रा रुको। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर मैं 0 वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। तो जब मैं उसको किसी भी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। डायरेक्शन तो वही रहेगी, वो जिस भी डायरेक्शन में है। समझ आ गया, आगे चलो। चलिए महाराज, फिर अब पढ़ते हैं कि वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है इस वाले सेक्शन से। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये तीन वाले आगे एक्स वाई जी वाले, तो मैं 3 वाले ना लेके पहले आपको मतलब 2 वाले कोऑर्डिनेट जो 2D ज्योमेट्री होती है वहां से फिर 3D की तरफ लेके चलता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए ना, लूंगा मैं उसी तरीके से, लेकिन मैं 2 के लिए लूंगा सिर्फ। ठीक है, मेरे पास कोई 2 पॉइंट थे, एक मान लो ए, एक मेरे पास था बी। ए के मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, ए अगर एक्स एक्सिस की तरफ था तो ए के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 और 0 मैंने मान लिया, और बी जो था उसके मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 और 1। ऐसा क्यों हुआ सर, अब भी आप अगर ऐसा पूछोगे ना मेरे से तो मारूंगा मैं, क्योंकि मैंने बोला है कि ए जो है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा, वाई इसका 0 हो जाएगा। और बी किसकी तरफ है, वाई की तरफ है, इसका मतलब इसका एक्स 0 होगा और वाई कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने 1 लिया, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये मैंने 2 चीजें ले ली। अब जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से मैं वहां पे जाता हूँ, क्या किया उसने देखो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा 1, क्योंकि देखो ध्यान से देखते रहना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इनिशियल पॉइंट, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ, ओरिजिन बोलता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 और 0 होते हैं। जब मैं यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब वही डिस्टेंस निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, y2 - y1 या x2 - x1। x2 कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 - 0 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, √1। कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया आपके पास 1। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते थे, पढ़ाया मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ये निकालूं इसका डिस्टेंस, तो तब भी इसका डिस्टेंस भी मेरे पास कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास निकल के आएगा 1। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, यूनिट वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, अब लेकिन इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ ए वेक्टर जो है और ओ बी वेक्टर जो है, ये दोनों क्या है, इनका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ रहा है, 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है, मेरे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। ध्यान से सुनते रहना, अभी मैं आपको 3D में लेके चलूंगा यहीं से ही।
दोनों कैसे वेक्टर्स हैं आपके? यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब इसका लिखने का तरीका कुछ और है। तो लिखने का तरीका इसको कैसे लिखते हैं? आई के ऊपर ऐसे कैप जिसको मैं बोलता हूँ आई कैप, और जे के ऊपर ऐसा कैप जिसको बोलता हूँ जे कैप। तो अगर एक्स डायरेक्शन में है मतलब जैसे ओ ए था, ओ ए वाला वेक्टर ये किस डायरेक्शन में था? ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में था ना। अगर एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में है तो मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप। अगर वाई वाली डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? जे कैप। अगर जी वाली मतलब जेड वाली डायरेक्शन में है तो उसका क्या आ जाएगा? के कैप। तो आई जे के आपको पता होना चाहिए। एक्स वाली डायरेक्शन में आई कैप, वाई वाली डायरेक्शन में जे कैप और जेड वाली डायरेक्शन में के कैप। ये आपके कहलाएंगे, आपके यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके यूनिट वेक्टर आपके ये कहलाएंगे। इनका मैग्नीट्यूड होगा 1, डायरेक्शन होगी जिस भी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप, मतलब आई कैप से हमें सामने पता चल जाता है किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में। जे कैप से पता चल जाएगा वाई में। के कैप से पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में होंगे, जी डायरेक्शन में होंगे। अब इसी से मैं आपको लेके चलता हूँ 3D में। 3D में उन्होंने क्या किया, इसने 3 वेक्टर यहाँ पे ले लिए। एक्स जब 3D होती है ना, मेरे पास एक्स यहाँ आ जाता है। आपकी मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक्स यहाँ पे लिख सकते हो। आप 3D में आप ऐसा तो बना नहीं सकते कि 3D 2D मतलब सरफेस पे आप 3D कैसे बनाओगे? तो ये बनाने का तरीका ऐसा होता है कि एक्स हमारा इस तरफ आता है, वाई हमारा इस तरफ आता है, जेड हमारा इस तरफ आता है। मैग्नीट्यूड तीनों के क्या है? 1। अब यहाँ पे ये x वाली तरफ है, इसका x ही कोऑर्डिनेट सिर्फ 1 होगा, बाकी दोनों क्या होंगे? 0। ये y वाली तरफ है, इसका सिर्फ y ही कोऑर्डिनेट होगा, बाकी क्या होंगे? दोनों 0। ये z वाली तरफ है तो इसका सिर्फ z ही कोऑर्डिनेट होगा, बाकी क्या होंगे? 0। ये जरूरी नहीं कि 1 होगा। 1 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर बनाना था, वरना ये कुछ भी हो सकता था। इतना समझ आया? तो ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास? ये होंगे मेरे पास यूनिट वेक्टर। अब ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सॉरी तरीका क्या है हमारे पास? तरीका है मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब जरा गौर से सुनते जाना। अब जो कंसेप्ट आ रहा है ना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते थे, ओपी बोलते थे पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग में, लेकिन स्टिल मैं अभी आपको ये 3D में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको अभी भी स्टिल 2D में रखूंगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनना इस चीज को। ये मेरे पास है वाई और ये मेरे पास है एक्स। 2D में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। यहाँ पे मेरे पास एक ओ पॉइंट है और यहाँ से मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है पी, जिसका मेरे पास मान लो एक्स और वाई मेरे पास क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है कुछ, जैसे इसने लिया होगा एक्स वाई जेड। मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन से देखूं, अगर मैं यहाँ से देखूं तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस होगा? इसका एक्स से डिस्टेंस होगा। अगर मैं वाई पे देखूं तो इसका वाई पे कितना डिस्टेंस होगा? वाई होगा, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई है। अब मुझे पूछा क्या जाएगा कि मुझे इसको लिखना है वेक्टर को, ठीक है, इस ओपी को, ओपी वेक्टर को। एक तो यही तरीका है कि मैं ऐसा लिख दूं ओपी वेक्टर को, लेकिन अब मुझे इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है, या फिर मैं बताऊंगा क्या फॉर्म उसको बोलते हैं। तो लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके साथ एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। तो आई कैप साथ में जोड़ दूंगा, प्लस लिखूंगा मेरे पास वाई डायरेक्शन भी है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, प्लस वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जे कैप। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? ओपी वेक्टर का लिखने का तरीका है मेरे पास एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ये मेरे पास तरीका है वेक्टर को लिखने का। अब ध्यान से सुनना। कहाँ गया? एक सेकेंड रुको जरा। कहाँ गया? एक सेकेंड, नीचे चला गया क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो ओपी वेक्टर, क्योंकि उसने 3D में लिया था। अब उसने 3D में लिया था तो उसको क्या करना था? एक्स भी लेना था, वाई भी लेना था, जी भी लेना था। तो एक्स की डायरेक्शन में एक्स और आई कैप, मतलब आपको मैंने बता ही दिया पहले कि एक्स वाली डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको आई बोलते हैं, तो आई कैप आ गया। प्लस वाई की डायरेक्शन में आपका आ गया जे कैप, प्लस जी के डायरेक्शन में आपका आ गया के कैप। तो ये आपका है पोजीशन वेक्टर पी। इस तरह से इसको आप बोल सकते हो, दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोला जाता है? इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? इस फॉर्म को बोला जाता है कंपोनेंट फॉर्म। और एक्स वाई जी को क्या बोला जाता है? स्केलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। किसके? पोजीशन वेक्टर्स के। सिर्फ एक्स वाई और जी की बात करूंगा, यहाँ पे कोई भी वेक्टर इसके साथ एसोसिएट नहीं है, तो अब उसको क्या बोलूंगा? स्केलर कंपोनेंट। लेकिन इसके साथ जब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, जब इसके साथ यूनिट वेक्टर एसोसिएट हो गया साथ में, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? वेक्टर कंपोनेंट बोलूंगा, आर के। ये याद रखना, क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स वाई जी को क्या बोला जाता है? स्केलर कंपोनेंट के वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट नहीं, स्केलर। लेकिन एक्स इंटू आई कैप, वाई इंटू जे कैप, जी इंटू के कैप को बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स।
कई बार एक्स वाई जेड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, स्केलर भी बोला जाता है, कई बार इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मुझे अगर बोलना होगा, लिखना होगा किसी को, तो मैं कैसे लिखूंगा वेक्टर को? इस तरीके से लिखूंगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब मुझे बोला गया है कि इसकी लेंथ निकालनी है। मैं फिर 2D में चलता हूँ। 2D में चलने से क्या है ना, आपको रिलेट कर पाओगे। लेंथ निकालनी है मतलब क्या निकालना है? मुझे ओपी की लेंथ निकालनी है। ओपी की लेंथ मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है किसका? यहाँ से लेके ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालना है। वही डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल क्या था? 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना था यहाँ पे? y, y1 कितना है? 0, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर यही 3D होता तो इसके साथ क्या निकल के आ जाता? साथ में z का स्क्वायर निकल के आ जाता। अभी ये 3D नहीं है तो इसके साथ नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे वही उसने बोला है, साथ साथ में रिलेट इसीलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। उसने बोला है कि लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो क्या आ जाएगी? इसने जो भी बोला ऊपर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेंथ मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? x प्लस वाई प्लस जेड, इसका अलग अलग का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर की लेंथ जो है वो निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 0, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगा हर बार। मान लो ये ऐसा हो गया, ओ जो है इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तब भी मुझे डिस्टेंस निकालना होगा। तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। क्या? x2 यहाँ पे क्या है? x, x1 कितना है? 1, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y, y1 कितना है? 2, तो इसका स्क्वायर प्लस z3 मतलब z कितना है? z2 कितना है? z, और z1 कितना है? 3, क्योंकि इसमें z एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि ये 3D में है, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। बाकी डिस्टेंस फार्मूला आपका वही सेम रहेगा जो वहाँ पे आपने किया था। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? ये क्या होता है? ये लेंथ होता है। क्या होती है? लेंथ बोलते हैं इसको। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ आ गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी वेक्टर है, मान लो मेरे पास a, किसी वेक्टर को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? पहले तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड में हमेशा कैसे लिखता हूँ? इन मॉड के बीच में, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। साथ में मुझे उसका यूनिट वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वेक्टर a था तो उसका मैंने यूनिट वेक्टर a का यूनिट वेक्टर a कैप मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि इसकी मुझे जनरल फॉर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं a1 i कैप x की डायरेक्शन में प्लस a2 y की डायरेक्शन में इसका j कैप प्लस a3 z की डायरेक्शन में इसका k कैप। या फिर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता था ax, जिससे पता चल जाए कि ये x की डायरेक्शन में है, और i कैप क्योंकि x की डायरेक्शन में i कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ay और j कैप प्लस az और k कैप, az oz। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता था। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, लेकिन ये भी एक आपकी फॉर्म है। तो वेक्टर को किस प्रकार से लिखा जाता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड प्लस उसके यूनिट वेक्टर के साथ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे वेक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे आपको क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, बट इतना आपको समझ आ गया। अभी देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी से पीछे अभी बताया कि अगर कोई मेरे पास a और b वेक्टर है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस प्रकार से लिखना है। जनरलाइज्ड फॉर्म अगर मुझे लिखनी है तो a1 x की डायरेक्शन में और x की डायरेक्शन में i कैप उसका क्या होता है? यूनिट वेक्टर। मैं ऐसा भी लिख सकता था, मैं ax भी लिख सकता था, ये मेरी मर्जी है। a1 लिखूँ, ax लिखूँ, a2 लिखूँ या ay लिखूँ, a3 लिखूँ या az लिखूँ, मेरी मर्जी है। बट जनरली कई बार मतलब एनसीईआरटी ने अगर a1 a2 a3 यूज किया तो a1 a2 a3 ही रखो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना मुझे यही है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है, कैप से मुझे ये पता चल जाता है, आई कैप से कि ये x की डायरेक्शन में है, जे कैप से मुझे पता चल गया कि ये y की डायरेक्शन में है, के कैप से मुझे पता चल गया कि ये z की डायरेक्शन में। सिमिलरली दूसरा वेक्टर मेरे पास है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ये आपको समझा दिया मैंने कैसे लिखते हैं, कैसा लिखा जाता है, क्या होता है। अब अगर दोनों को सम करना है तो x वाले कंपोनेंट जो है वो सम हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो a1 और b1 ऐड हो जाएगा, i कैप इसका कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली j वाले कंपोनेंट मतलब y वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, j बाहर, k वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और k बाहर। डिफरेंस करना होगा तब भी ऐसा सेम हो जाएगा। इक्वल तभी होंगे जे जब ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि क्या आपको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे ऐसे। मान लो एक वेक्टर आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। बोला जाएगा क्या ये इक्वल है कि नहीं है? आप देखोगे कि सर इसका जो x कंपोनेंट है वो तो इक्वल है, बिल्कुल सही है। इसका सर y कंपोनेंट यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ y कंपोनेंट 4 है, तो इसका a2 जो है वो b2 के बराबर नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा। जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, ये वैसी चीजें हैं जो आपको अक्सर भूलती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ, वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो यही वेक्टर था मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 4k कैप। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी। जब पहले के साथ होगा तो कितना बन जाएगा 10i कैप, जब दूसरे के साथ होगा तो 15j कैप, प्लस तीसरे के साथ होगा तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20k कैप। ये मेरे पास वेक्टर अब बन जाएगा इस प्रकार से। तो जब मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर के साथ तो वो पूरा का पूरा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप आपको अब तो समझ आ रहा होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे जो ये a1, यहाँ पे जो ये a1 है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, यहाँ पे जो ये a1 है आपका a1 a2 और a3, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कौन सा वेक्टर, a वेक्टर के। सिमिलरली b1 b2 और b3 को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, लेकिन कौन से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ b वेक्टर। तो ये भी याद रखना, नेक्स्ट टाइम से अगर आपको पूछा जाएगा, आपको वेक्टर दे दिया जाएगा, आपको ऐसा वेक्टर जो है ना एक दे दिया जाएगा, या ऐसा वेक्टर आपको दे दिया गया, आपको बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ x या फिर i कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट या फिर i कैप। तो डायरेक्शन रेशियो मतलब ये, उस केस में 10 आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशियोज का सम क्या होगा, आपको करना होगा 10 प्लस 15 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज का सम। तो ये जो है आपके साथ यूनिट वेक्टर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज में बोली जाती है। अब देखो यहाँ पे रिमार्क में सबसे पहला रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर मेरे पास एक वेक्टर है a, उसके साथ मैं किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमेशा आपस में क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। क्योंकि आपको पता है देखो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इंक्रीज होगा। और कोलिनियर में मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड चाहे बड़ा हो, मैग्नीट्यूड चाहे छोटा हो, डायरेक्शन चाहे उल्टी हो, डायरेक्शन चाहे सीधी हो, लेकिन रहेंगे वो पैरेलल ही ना। जब रहेंगे पैरेलल ही इसका मतलब वो कोलिनियर रहेंगे। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो वो वाला वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, और जो पहला वाला वेक्टर था वो ऑलवेज क्या होंगे, आपके कोलिनियर होंगे। ठीक है, समझ आया। बट ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोल दिया कि कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं, नॉन जीरो होना चाहिए। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, जो मैं आपको बता चुका कि अगर मैं वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो जो a1 a2 a3 जो है इसको मैं बोलता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a। ये मैं आपको अभी ऊपर बता चुका। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, अभी मैं जानबूझ के अभी आपका मिस कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता एकदम से उस पर। ये डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर भी था ये स्टार्टिंग में, बट मैंने आपका स्किप किया। मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन समय आने पे। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ इस फोर्थ एग्जाम्पल की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी सो दैट द वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे। बोला ना कि x का x के बराबर, y का y के बराबर, z का z के बराबर होगा, तभी वो दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो क्या इक्वल हो रहे हैं क्या, मतलब उसने बोला कि इक्वल कब होंगे, इसका मतलब ये x जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। इसका मतलब x कितना आ गया मेरे पास 2। ये 2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, y के, तो y कितना आ गया मेरे पास 2। ये z जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो z कितना आ गया 1। ये समझ आ गया। कई बार वो चालाकी क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कई बार वो पता क्या चालाकी करते हैं, पहला वेक्टर उन्होंने a वेक्टर इस तरह से लिखा, x इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू के कैप प्लस z इंटू, यहाँ पर एक सेकेंड रुको ज़रा, इसको मिटाता हूँ, इसको यहाँ पे लिखेंगे समझ लो 2 इंटू जी कैप प्लस 3 इंटू जे कैप, इस तरह से लिखेंगे। अब आप पता कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, दूसरा वेक्टर उसने दिया होगा बी कैप इक्वल्स टू 2 इंटू आई कैप प्लस यहाँ पे दिया होगा 3 इंटू जे कैप प्लस जी इंटू के कैप, इस तरह से दिया होगा, और यहाँ पे के है, यहाँ पे जी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने पता क्या किया, यहाँ पे उसने आई वाला साथ में दिया है, मतलब x तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे उसने k वाला यहाँ पे दिया और k वाला यहाँ पे दिया। यहाँ कंफ्यूज मत कर देना कि सर यहाँ पे 2 था दूसरा वाला, यहाँ पे दूसरा वाला 3 था, सर ये इक्वल नहीं होंगे, ऐसा मत कर देना। हमें ये देखना है कि ये k वाला था, ये k वाला था, इसको इक्वल करना है। तो मतलब z कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। j वाला जो है वो j वाले के बराबर होना चाहिए, ये 3 जो है इस 3 के बराबर है। इस तरीके से आपको देखना है, और उसने 100% ये आपके साथ खेला होगा। वहाँ पे उसने एक कंपोनेंट पहले लिख दिया होगा, दूसरा कंपोनेंट बाद में लिखा होगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जब भी आपको वेक्टर दिया होगा, जैसे मान लो आपको a वेक्टर ये दे रखा है कि a वेक्टर आपके पास है एक्स आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस 3 जे कैप, ऐसा आपको दे रखा है। अब मैं x की भी वैल्यू ले लेता हूँ कुछ, ताकि आपका आंसर कुछ ना कुछ तो आए। मान लो 1 ले लिया मैंने, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा आंसर, ये भी याद रखना।
अब देखो ध्यान से, आपको बोला होगा कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसके जो भी एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट है उसका क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे स्क्वायर करके। मतलब एक्स इसका आई का कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, के का कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। ये जो निकल के आएगा ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल के आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको अभी ऊपर बता चुका। कहाँ बताई मैंने, ये सारी चीजें बताई ना यहाँ पे, ये बताई, लेंथ बताई, मतलब 2D में करके बताया, 3D में करके बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको करके बताई। तो अभी आपको ये मतलब पता होना चाहिए इन चीजों का, ठीक है। इतना समझ आ गया, मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया है कि ए आपको एक वेक्टर दिया है, बी आपको एक वेक्टर दिया है, क्या उसने पूछा है कि क्या ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल है कि नहीं है, ये तो आप पता कर सकते हो पहले इक्वल है कि नहीं। इक्वल होने के लिए आई आई बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आई का कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे आई का कंपोनेंट 1 है, तो इक्वल तो कभी नहीं हो सकते, नॉट इक्वल, ये तो मुझे पता चल गया। क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है अंडर रूट ऑफ 5। यहाँ पे भी करूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 5। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, लेकिन दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि चाहे मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, लेकिन ये जरूरी मैं नहीं कह सकता कि ये वेक्टर्स क्या है आपस में इक्वल है। इक्वल होने के लिए इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको मैं बोलता था, वो भी क्या होने चाहिए आपके, या स्केलर कंपोनेंट बोलो, ये भी क्या होने चाहिए आपके, बराबर होने चाहिए। जब तक वो बराबर नहीं है मैं इसको इक्वल नहीं बोल सकता हूँ। समझ आया आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैं वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, लिख सकता हूँ। वेक्टर को लिख सकता हूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी क्या यूनिट वेक्टर। मुझे निकालना है यहाँ से यूनिट वेक्टर, मतलब मुझे निकालना है ए कैप, तो ए कैप किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और यही इक्वेशन आपको 70 से 80% चांसेस है कि आपको यही क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आई थिंक लास्ट टाइम भी आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था। जब हम करेंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको वो, बट यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ऊपर तो वेक्टर का वेक्टर ही लिखना है, ऊपर जैसा है। तो वेक्टर आपका ये था, तो वेक्टर आपको वैसा का वैसा रखना है। आपको लिखना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये लिखना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला आपको, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ जो इसके कंपोनेंट है उससे क्या कर दो, उसको स्क्वायर कर दो। जैसे पहला था आपका 2 तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, दूसरा था आपका 3 तो 3 का स्क्वायर, तीसरा आपका 1 था कुछ नहीं था तो 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर वही रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बन गया ये 14 बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ 14 आपका इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। एक सेकंड जरा, अंडर रूट ऑफ 14 आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यही आया होगा उसका भी आंसर। अब इसने अलग अलग कर दिया है, बस 2 रूट 14 इंटू आई कैप को अलग कर दिया है, ठीक है। 3 रूट 14 इंटू जे कैप को अलग कर दिया है, 1 रूट 14 इंटू के कैप को अलग कर दिया। बस यही उसने किया है, बाकी कुछ अलग उसने नहीं किया। ये समझ आया आपको। सिमिलरली फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। मतलब अब उसने बोला है कि मुझे वो वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट्स है। क्या फाइंड करना है, जिसका वो वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट्स। अब यूज आपका वही फॉर्मूला है, यही यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। बस यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 7, तो इसके साथ आप क्या कर दोगे, 7 को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप ये निकाल लोगे ना लास्ट में, ये आपका क्या आया ए वेक्टर, जैसे आपका ए वेक्टर आया लास्ट में आप क्या कर दोगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। समझ आ गया आपको, आसान लग रही है चीजें। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, एक बार नहीं समझ आ रही 2 बार देखोगे, आई होप आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। मतलब अब भी मुझे यूनिट वेक्टर ही निकालना है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर्स का सम करके जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। आपको पता है सम करने के लिए आई वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आई वाले कंपोनेंट यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4i कैप। जे वाले ऐड हो जाएंगे तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3j कैप। के वाले ऐड हो जाएंगे तो -5 और +3 कितना हो जाएगा -2 k कैप। तो ये मेरे पास एक नया वेक्टर बन चुका है।
अब मुझे इसकी डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब सी कैप मुझे निकालना है, किसके बराबर होता है, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर। पहले मॉड ऑफ सी वेक्टर निकाल लो, मॉड ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा 29 अंडर रूट ऑफ 29। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, सी वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29। अब आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो कि i वाले कंपोनेंट को सेपरेट कर लो, j वाले को अलग कर दो, जैसे इसने किया होगा यहाँ पे 4/29 आई कैप अलग से कर दिया है। एक सेकंड रुको जरा, यहाँ से समझ आ रही है ना आपको। देखो 4/29 पहला था, 3/29 दूसरा था, 2 माइनस 2/29 तीसरा था, तो वो इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ आई होंगी। आज का लेक्चर मैं यहीं में खत्म करूंगा, अगले लेक्चर में मैं आपको जो भी होगा आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मे बी अभी आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका वेक्टर्स ये सारा एक साथ चल रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वेक्टर्स ये, लेकिन आपका 3D ज्योमेट्री और सब एक साथ चल रहा है। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ लिया, वो किसमें था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। अगला हमारा होगा सेक्शन फार्मूला, वो किसमें होगा, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। तो ये साथ साथ चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद। और खुद से भी आपको ट्राई करना है क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही।